नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं फॉरेन इवेंट्स। आप सभी लोग जानते हो कि आज के समय में भारत के अंदर ना काफी जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जैसे यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चाइना के भी फॉरेन मिनिस्टर हाल ही में भारत में विजिट करके गए हैं। और यूएसए के ऑफिशियल, काफी कंट्रीज के जो ऑफिशियल्स है वो आज के समय में भारत के दौरे पर निकले हुए हैं। और इसी में यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी है ना, ये भी आज के समय भारत के दौरे पर आई हुई है। और इन्होंने ना यहाँ पर मुलाकात होती है इनकी भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ। और ना ये यहाँ पर आकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर से ना एक ही बात पूछती है कि आप लोग ना हमें ये बताओ कि आपका जो ये डिसीजन है ना रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने का, ये जो हमने सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया के ऊपर, उसके ऊपर काफी एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये डायरेक्टली इन्होंने भारत के फॉरेन मिनिस्टर के सामने ये बात बोल दी है। लेकिन भारत ने भी इसका काफी अच्छे से जवाब दिया, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड किया अपनी जो इन्होंने भारत को बोला कि हम ना भारत जो है एक सोवरेन कंट्री है, तो हम सोवरेन कंट्री के किसी भी डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन भारत का जो ये डिसीजन है ना रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने का, ये हमने जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया के ऊपर, जो रशिया की इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर, उसको लेकर जो सैंक्शंस लगे हैं उसके इफेक्ट को ये काफी हद तक कम कर देता है। जो सैंक्शंस लगे हैं उसको काफी कमजोर बना देता है अगर भारत इसी प्रकार से रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता रहता है। तो ये सब इन्होंने भारत के सामने बोला। हालांकि इसमें काफी पॉजिटिव बात भी इन्होंने भारत के सामने बोली। लेकिन जब ना भारत के सामने इन्होंने बोला कि रशियन ऑयल आप का जो डिसीजन है ना ये किस तरह से हार्म कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस को जो रशिया पर लगे हुए हैं, तो भारत ने ना इतना अच्छा जवाब दिया हमारे एस जयशंकर ने इन्हों को। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एस जयशंकर साहब ने ना इनसे स्पेशली एक बात यहाँ पर पूछी कि आप लोग हमें ये बताओ कि आज के समय में जो यूरोपियन कंट्रीज है ना वो रशिया से लगभग 15% क्रूड ऑयल आज के समय, जबकि यूक्रेन युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ, यूक्रेन युद्ध के बीच में भी 15% की जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रही है। तो भारत के ऊपर आप किस प्रकार का प्रेशर बना रहे हो कि आप लोग भी रशिया से कोई भी क्रूड ऑयल मत परचेज कीजिए। तो यहाँ पर हमारे एस जयशंकर साहब ने ये भी ऐड किया कि अगर आप भारत की बात करते हो ना, तो आज के समय इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी रिकॉर्ड हाई पर गए हुए हैं, तो भारत को आज मार्केट में जहां से भी डिस्काउंटेड प्राइस पर, जहां से भी हमें चीप रेट पर क्रूड ऑयल मिलेगा, तो हम अपने भारत के लोगों के लिए वो क्रूड ऑयल क्यों नहीं परचेज करें। जबकि भारत के लोगों का जियो पॉलिटिक्स से, डिप्लोमेसी से, इंटरनेशनल रिलेशन से दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। वो सिर्फ अपनी एक पीसफुल लाइफ बिताना चाहते हैं। अच्छी तरह से हमारे एस जयशंकर साहब ने भारत की जो समस्या है वो यूके के सामने रख दी है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस डिस्कशन को देखो। तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ, आप लोग भी देखिए इसको। I've outlined the UK's approach to sanctions and the fact that we are ending our dependence on Russian oil by the end of this year, but we're also looking to achieve a timetable with the G7. We've got a meeting of the G7 later this week. I think it's very important, though, that we respect other countries' decisions about the issues that they face. You know, India is a sovereign nation. I'm not going to tell India what to do. What I've said is, as a member of the UK government that has signed up to the Budapest Memorandum, I feel a strong responsibility on behalf of the United Kingdom to take all the action we can to support the people of Ukraine. But that is not the same as going around telling other countries what to do. Final question. May I just add a word there? Of course. You know, it's interesting because we've seen for some time what looks almost like a campaign on this issue. Now, I was just reading a report today that in the month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. If you look at the major
buyers of oil and gas from Russia, I think you'd find most of them are in Europe. We ourselves get the bulk of our energy supplies from the Middle East, about 7.5%, 8% of our oil from the US. In the past, maybe less than 1% from Russia. When oil prices go up, I think it's natural for countries to go out into the market and look for what are good deals for their people. But I am pretty sure if we wait 2 or 3 months and actually look at who are the big buyers of Russian gas and oil, I suspect the list won't be very different from what it used to be, and I suspect we won't be in the top 10 on that list. अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको हमारे लेक्चर से रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगी या जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे।